Hey guys, welcome back to the YouTube channel. I hope you guys doing absolutely fine. My name is अरुण और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में और हमारी चैनल के दूसरे पॉडकास्ट में। सबसे पहला पॉडकास्ट जो मैंने शूट किया था वो था मेरी वाइफ के साथ। उसकी जो पहली जॉब एक्सपीरियंस था, फील्ड जॉब एक्सपीरियंस था, उसके बारे में हमने बातचीत की थी और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया उस पॉडकास्ट को। नियर अबाउट 4000 व्यूज़ मिल चुके हैं अभी तक उस पॉडकास्ट को। अगर वो आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में उस पॉडकास्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। और आज ये दूसरा एपिसोड है इस पॉडकास्ट सीरीज का, तो जिसमें हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की रेसिडेंसी जो रिसेंटली चेंजेस हुए हैं और क्या रूल्स है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है किसी भी कंट्री में, अगर वो जाने का सोचता है तो बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन होता है कि रेसिडेंसी कैसे होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने चेंजेस अनाउंस किए हैं टुवर्ड्स इट्स रेसिडेंसी पाथवे। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उसी के बारे में। और अगर इमिग्रेशन की कोई भी बात है तो जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो मेरे खुद के घर में है। मेरा जो भाई है उसको इमिग्रेशन में पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो बहुत बारीकी से समझता है जो भी टर्म्स है इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें मैं मेरे भाई से बात करूंगा कि क्या क्या रेसिडेंसी के रूल्स जो चेंज हुए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और बात करेंगे उसी टॉपिक के बारे में। तो ये मेरे भाई है, वेलकम घर के पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो जो इमिग्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, जो रिसेंटली नए रूल्स अनाउंस हुए हैं रेसिडेंसी के बारे में, क्योंकि जो व्यूअर्स मेरे हैं वो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं। तो उनको ये जानना होता है कि रेसिडेंसी न्यूजीलैंड में, क्योंकि बहुत ऐसी बात है कि न्यूजीलैंड की रेसिडेंसी टफ है और रिसेंटली अभी जो रूल्स चेंज हुए हैं तो उसके बारे में सबसे पहले तो ये रूल्स आपके हिसाब से अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है? आई थिंक ये जो नए रूल आए हैं वो बिट ऑफ अ मिक्स बैग है। हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, काइंड ऑफ स्ट्रेट अवे रेसिडेंसी का प्रोग्राम हो गया। और जो लोअर साइड ऑफ एजुकेशन स्केल में जो लोग आते हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस कम है या फिर जो इंडिया से शॉर्ट कोर्सेज में आना चाहते हैं, लाइक लेवल 5, 6, 7, उनके लिए ये रूल्स इतने कुछ खास सपोर्टिव नहीं है। उनको डिफरेंट वेज दिए हैं उस रूल में, जिसमें उनको फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ से लूप होल निकाल के अपने अपने लिए उस रूल को सेट करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड देखे तो चांसेस कम है। चांसेस कम है। एक ग्रुप ऐसा है कि जिसको बहुत चांसेस है, एक ग्रुप ऐसा है जिसको बहुत ही कम चांसेस हो गए हैं। ओके। तो फर्दर अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो रिसेंट रूल चेंज हुए उसके बारे में, पुराने रूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन जो रिसेंटली नए रूल्स है वो क्या है वो आप जरा बताएं। क्योंकि जो मैंने भी वो एक पोस्ट देखी थी, लेकिन वो कोई कुछ 6 पॉइंट पीआर हाँ, सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी से बताइए क्या है। तो जो नए रूल है वो एक्चुअली स्किल माइग्रेंट कैटेगरी है, जो पहले पुरानी होती थी। पहले ऐसा होता था, मैं थोड़ा टच कर दूंगा, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। ओके। पहले आपको ये सारी स्टोरी 100 पॉइंट से शुरू हुई थी 2009 में, जब मैं यहाँ से आया। 100 पॉइंट से लेके 120, 40, 60 और करंटली अभी भी पुरानी सिस्टम चल रही है जो 180 पॉइंट्स पे है। अभी उसके सिर्फ 2 ड्रॉ बाकी है, एक इस महीने में है और एक अगस्त में है। ओके। उसके बाद वो बंद हो जाएगी, फिर सितंबर महीने में कोई ड्रॉ नहीं होगा, काइंड ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड दिया है। फिर अक्टूबर से नई एसएमसी लागू होगी जो 6 पॉइंट एसएमसी है, उसका नाम भी स्किल माइग्रेंट कैटेगरी है, शॉर्ट में यहाँ उसको एसएमसी बुलाते हैं। ओके। अभी 6 पॉइंट उसमें लाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज है। इन अ नटशेल ऐसा है कि हम स्ट्रीम में बात करेंगे ताकि आइडिया आए लोगों को कि स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी और स्ट्रीम सी, इनमें से आपको पॉइंट्स क्वालिफाइड करने हैं। उधर जाने से पहले मैं एक बात की क्लैरिटी कर दूं, जो आउट ऑफ ऑकलैंड जाने से हमें 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते थे, वो बंद हो गए हैं। अभी नया एसएमसी में वो कोई नहीं है। अपनी वाइफ के एजुकेशन के जो पार्टनर पॉइंट मिलते थे, या फिर हस्बैंड के, कोई भी मेन एप्लीकेटर हो सकता है, वो भी पॉइंट्स बंद हो गए, उसके भी कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलेंगे। और अभी एक तरह से बहुत स्ट्रीमलाइन किया गया है कि इंडिया से जिस बच्चों को आना है वो देख के पहले से ही काइंड ऑफ आइडिया आ जा सकता है कि मुझे न्यूजीलैंड चूज करना चाहिए ही नहीं, चाहिए कि नहीं, सॉरी। और उसमें किस हिसाब का मेरे को ऑप्शन है, उस एसएमसी के रिलेटेड कौन से मुझे सब्जेक्ट लेने चाहिए, कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। तो अभी बात करते हैं जो 6 पॉइंट्स की एसएमसी है।
जैसे मैंने बताया कि स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी और स्ट्रीम सी, तीन में से सिर्फ एक में से आप पॉइंट क्लेम कर सकते हो। अगर आप मेरा ब्रदर डाल देगा उसमें जो एक स्क्रीनशॉट है, उसमें आप देखोगे कि स्ट्रीम ए है और स्ट्रीम बी और स्ट्रीम सी। तो हम पहले, मुझे भी ये कंफ्यूजन था कि हम सब में से मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम सिर्फ एक स्ट्रीम में से पॉइंट ले सकते हैं एट एनी गिवन टाइम। सो लेट्स से अभी मेरे भाई का ही एग्जांपल लेते हैं। तो स्ट्रीम ए जो है वो प्योरली सर्टिफिकेशन बेस्ड है, कि यहाँ पे जो ट्रेड जॉब्स है जिसमें आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए, नॉट ओनली ट्रेड जॉब्स, सीए में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए, मेडिकल लाइन में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, प्लम्बर है, वेल्डर है, किसी भी जॉब की जिसमें न्यूजीलैंड में काम करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि आपने एजुकेशन तो कंप्लीट किया है, उसके बाद एक सर्टेन टाइम के लिए इंटर्नशिप की। न्यूजीलैंड की जो बॉडी होती है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, वो एजुकेशन देखती है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो देखती है, जिसके अंडर आपने इंटर्नशिप की है उससे भी रिव्यू लेती है। उसके बाद आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मिलता है, ताकि लेट्स से कि आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिशियन की स्टडी खत्म की, उसके बाद आपने 2 साल या 3 साल जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो काम किया, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिशियन बुलाया जाता है, उसका मतलब आपका सर्टिफिकेशन हो गया है। तो अभी हम अपने घर पे कोई भी काम करवाने बुलाएंगे, तो रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे काम हम नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ भी हुआ तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो स्ट्रीम ए ये है, आपका जितना साल का एक्सपीरियंस के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा उतने पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 पॉइंट मिलेंगे, 4 साल का है तो 4 पॉइंट। इसमें शायद मैं गलत हो सकता हूं, आप जो स्क्रीनशॉट साइड पे दिखा रहे हैं उसमें देख लेना, उसके बाजू में ईयर्स और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जितना ईयर्स के बाद आपको वो सर्टिफिकेशन मिलेगा, उतना पॉइंट्स काउंट होगा, उतना पॉइंट्स काउंट हो गए। ये हो गई स्ट्रीम ए की बात। अभी इसको साइड पे रखना, अभी सिर्फ स्ट्रीम बी की बात करेंगे। यहां पे कोई कोरिलेशन नहीं है एक दूसरे के बीच में। स्ट्रीम बी प्योरली एजुकेशन बेस्ड है, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैचलर्स डिग्री। तो अनफॉर्चुनेटली जिनका लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 का प्लान था, वो इसमें क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि इंडिया से कोर्स लेने में इस चीज का काफी ध्यान से कंसिडरेशन में लीजिए। मिनिमम है लेवल 7 बैचलर्स, डिप्लोमा नहीं। तो जो बैचलर्स लेवल 7 है उसके 3 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया है तो 4 पॉइंट मिलते हैं। सॉरी मास्टर्स, आई कम बैक, सॉरी, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। मास्टर्स के आपको 5 पॉइंट मिलते हैं, और पीएचडी अगर किया है तो आपको 6 पॉइंट मिलते हैं। तो अभी जैसे हमने स्ट्रीम 1 में बात की, वैसे इसमें से भी आप सिर्फ कोई एक डिग्री के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो। जैसे मेरे ब्रदर ने लेवल 7 मतलब बैचलर्स इंडिया में किया है, अगर वो यहाँ पे कन्वर्ट कराएगा तो उसको लेवल 7 बैचलर्स मिलेगा। तो उसके 4 पॉइंट ले लिए, फिर अभी ये मास्टर कर रहा है तो उसके 5 पॉइंट ले लिए, तो अभी 9 पॉइंट्स हो गए, तो सीधा पीआर हो जाएगा। ये काफी मिसकंसेप्शन लोगों में है, तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, आप एक ही क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स ले सकते हैं। हालांकि वो पॉइंट आप अगर न्यूजीलैंड में स्टडी ही नहीं किए हो, इंडिया की स्टडी है, उसको आप NZQA फ्रेमवर्क में असेस करवा सकते हो। उस असेसमेंट में आपको न्यूजीलैंड का जो कोई भी लेवल मिलेगा, उसे फिर ये टेबल पे आके देखो कि वो लेवल कौन सा है और उसके कोरिलेशन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ये स्टडी न्यूजीलैंड की होनी चाहिए, और किसी कंट्री की भी चलेगी, लेकिन न्यूजीलैंड में असेसमेंट करवा के न्यूजीलैंड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री करवाना पड़ेगा। तो अभी मेरे ब्रदर का जो एग्जांपल है, वो लेवल 9 कर रहा है, तो उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी 6 पॉइंट के बाद आप रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 6 पॉइंट हो गए रेसिडेंसी गारंटीड है। तो हम उसका छठा पॉइंट कहां से लाएंगे उसकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि ये 3 स्ट्रीम के बाद है। तीसरी स्ट्रीम जो है वो है सैलरी बेस। जैसे पहली प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बेस थी, दूसरी जो है एजुकेशन थी, और तीसरी जो है वो सैलरी बेस है। उसमें भी आप जैसे टेबल में देख पाओगे, मेनली मीडियन वेज जो होता है न्यूजीलैंड में, कि जितना अभी यहां सरवाइव करने के लिए इतना मिनिमम वेज, मिनिमम अलग है, मीडियन अलग है। मिनिमम 20 to 70 और समथिंग चल रहा है, लेकिन उससे नॉर्मल इकोनॉमी जो देखी जाती है उससे हिसाब से न्यूजीलैंड ऐसा सोचता है कि मीडियन वेज जो मार्केट में चल रहा है वो इतना होना चाहिए, जो एवरी ईयर रीअसेस होता है। करंटली $29.66 चल रहे हैं। तो जो मीडियन वेज है उसका 1.5 गुना, यानी कि अभी लेट्स से कि $30 पकड़ लेते हैं फॉर एन कैलकुलेशन से। तो अगर आपका पर आवर रेट $45 है तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, बस उस जॉब के 3 हाँ, पॉइंट मिलेंगे। वो सैलरी आपको मिल रही है इसके लिए।
अगर आपके मीडियन वेज से डबल है, जैसे कि $60 पर आवर है, तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। मैं पॉइंट्स में गलत हो सकता हूं, बाजू में जो टेबल दिख रहा है उसमें आप देख लेना, कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूं। तो अभी जैसे हमने 3 स्ट्रीम की बात की, 3 स्ट्रीम में से कोई भी एक स्ट्रीम पकड़ के हम अपना पॉइंट ले लेते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ब्रदर की बात करते हैं। ये जैसे ही इसका क्वालिफिकेशन फिनिश होगा तो ही विल बी रिवॉर्डेड एज मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस लेवल 9। तो ऑटोमेटिकली ये न्यूजीलैंड में स्टडी किया है, इसके लिए उसको 5 पॉइंट्स तो मिल गए। नाउ अभी बारी आती है ये 3 स्ट्रीम प्लस एक जो और वर्क एक्सपीरियंस है, जिसके एडिशनल पॉइंट हम क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पीएचडी करते हो तो आपके 6 पॉइंट हो गए, आप सीधा रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। यू डेफिनेटली नीड अ जॉब इन योर स्टडीज। ये जो क्वालिफिकेशन स्ट्रीम है, एजुकेशन स्ट्रीम है और सैलरी की स्ट्रीम है, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है तो पीआर होगी। आपको फील्ड रिलेटेड जॉब तो चाहिए ही चाहिए, जो स्किल्ड होनी चाहिए। अच्छा, मतलब किसी भी सेक्शन से आपको पॉइंट लेना है, हाँ, उसके साथ एसोसिएटेड जॉब चाहिए। हाँ, जैसे आपने पीएचडी कर लिया तो सिर्फ पीएचडी के बेसिस पे आप रेसिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर वहां पे जॉब तो प्रूव करनी होगी। ओके, क्योंकि मुझे भी ये माइंड में यही था जब मैंने पहली बार इस रूल को देखा ना, कि फिर तो सही है कि सीधा कोई अगर पीएचडी में एडमिशन लेता है तो जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ वो सीधा पीआर फाइल कर सकता है। हाँ, नहीं, वो तीनों स्ट्रीम में हमें स्किल्ड जॉब एज पर दी एनस्को ANZSCO उससे तहत जो भी एजुकेशन है उसके रिलेटेड जो पोजीशन है वो जॉब तो हमें चाहिए ही चाहिए। वो पुरानी एसएमसी में भी जॉब हमें चाहिए था। हाँ, एक इसमें है, ऐसा नहीं कि आप जॉब करते ही होने चाहिए, आपको वैलिड जॉब ऑफर भी आप अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है तो भी आप रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली उसकी स्क्रूटनी थोड़ी अलग होगी, उसमें इमिग्रेशन ऑफिसर ज्यादा चेक्स करेगा। फॉर एग्जांपल कि ये सिर्फ दिखाने के लिए तो एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं कर दिया, तो उसमें डिटेल में जाएंगे। लेकिन आइदर यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब और यू आर वर्किंग इन अ फील्ड रिलेटेड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो ये आप जो पॉइंट की बात कर रहे हो उसके एक्चुअली में लेके यूज कर सकते हो। ओके, हाँ, तो यही सारा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन था, क्योंकि काफी अब आप लोगों के लिए है कि काफी जो आप मुझसे पूछते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग अभी तक क्या है कि लेवल 6-7 जो डिप्लोमास थे ना उस पे लोगों की ज्यादा ध्यान था कि शॉर्ट टाइम का कोर्स है, ज्यादा स्टडी भी नहीं करना पड़ेगा, फीस भी उसकी कम होती है। फीस भी कम होती है। हाँ, चलिए, फीस तो एक कंसिडरेशन फैक्टर आता ही है, लेकिन अभी अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, अगर आप रेसिडेंसी का कुछ सोच रहे हो, देख रहे हो, तो जैसे हमने बात की कि बैचलर्स के नीचे तो आप कोई पॉइंट क्लेम ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सही बात है। इन शॉर्ट अगर हम डायरेक्ट बात करें तो ये ऐसा ही हो गया कि अगर आपको बैचलर्स के नीचे आना है तो न्यूजीलैंड आपके लिए नहीं है। हाँ, काइंड ऑफ न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का एक सीधी सीधी भाषा में बात करें तो ये मैसेज क्लियर है कि हमें हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए, या तो फिर हाईली स्किल्ड चाहिए कि जो $60-70 पे काम करते हो। एम्प्लॉयर आपको $60 तभी देगा जब आपकी स्किल बहुत ही हाई है। और या तो उनको ऐसे लोग चाहिए कि जो यहाँ की इकोनॉमी में अभी कंट्रीब्यूट कर पाए बाय द फॉर्म ऑफ गेटिंग देमसेल्फ रजिस्टर्ड, और प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ऐसी ट्रेड जॉब में जिसकी यहाँ जब से मैं आया तब से तो इसकी शॉर्टेज चली रही है 2009 से, और जैसे सिचुएशन है शॉर्टेज लाइफ टाइम रहेगी, लुकिंग एट हाउ अदर थिंग्स वर्क्स इन न्यूजीलैंड। तो उनका मैसेज क्लियर है, आइदर आप हाईली स्किल्ड आओ, आइदर हाईली एजुकेटेड आओ, या फिर यहाँ पे हाईली एजुकेटेड हो जाओ, और या फिर आप ऐसी स्किल लेके आओ जिसकी यहाँ पे हमें जरूरत है। तो ये मैसेज एक क्लियर हो गया है। जो हम लेवल 5-6, मैं खुद लेवल 5 में आया था, कंसिडरिंग कि उसकी फीस कम होती है, उसमें आइल्स के बैंड कम लाने पड़ते हैं, उसमें स्टडी थोड़ी इजी होती है, उसमें हम जल्दी स्टडी फिनिश कर सकते हैं। तो ये सब इमिग्रेशन को सालों से मालूम ही था कि एज अ बैकडोर भी काफी एप्लीकेंट्स ने यूज किया हुआ है। सो दे आर ट्राइंग टू मेक देयर मैसेज रियली क्लियर। तो जब जहां तक की बात हुई है, आप मुझे पता है कि काफी सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में मैसेज आएंगे, तो एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल स्टेटमेंट में मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं कि अगर आपने इंडिया में 12th किया है और अगर आप न्यूजीलैंड को एज अ स्टडी अब्रॉड कंट्री देखते हो, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो बैचलर्स में आओ या मत आओ। एक्चुअली मैं करेक्ट करना चाहता हूं, और भी ऑप्शंस है। हम जब ये बात करते हैं कि या बैचलर्स में आओ या फिर मत आओ, वो सीधा सिर्फ एसएमसी के रिलेटेड होगा। ग्रीन लिस्ट करके भी एक चीज है जिसमें टियर 1 आने वाला था, और टियर 2 है, जो
पूरा रेसिडेंसी का अलग पाथवे है। आज हम अभी जो बात कर रहे हैं, अब तक की जो हमने बात की, उसमें ग्रीन लिस्ट टीयर 1 और टीयर 2 को कंसिडर करके बात नहीं की है। स्ट्रेट अवे हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही रास्ता है, लेकिन अगर एसएमसी देख रहे हो तो ये बात पूरी सच है कि आइदर बैचलर्स लेके आओ या फिर इंडिया का बैचलर लेके आओ और यहाँ पे मास्टर्स करो, वरना फिर दूसरे ऑप्शंस ढूंढो लाइक ग्रीन लिस्ट टीयर 1 और टीयर 2। राइट। तो यहाँ तक की स्ट्रीम की बात हो गई है कि कहाँ से हम जो फर्स्ट पॉइंट है वो ले पाएंगे। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कि जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो कैसे क्लेम कर सकते, मतलब वो कैसे गिने जाते हैं। एडिशनल पॉइंट उसको नाम दिया गया है कि ये जो स्ट्रीम ए या तो फिर बी या तो फिर सी, मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं कि काफी लोग को मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी जब टेबल सामने देखते हैं तो प्लस 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 समझते हैं, क्योंकि टेबल का थोड़ा फॉर्मेशन भी ऐसा है कि ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन एक्चुअली ये है ए और बी और सी। तो तीनों में से हमने लेट्स से कि किसी भी स्ट्रीम में से पॉइंट्स ले लिए। मैं एग्जांपल दूंगा वंस अगेन मेरे ब्रदर का, उसके 5 पॉइंट्स ऑलरेडी हो गए, नेक्स्ट ईयर उसकी स्टडी फिनिश होगी। अभी उसको कुछ भी करके एक पॉइंट लाना है जो सिर्फ और सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस से मिलेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस में ऐसा है कि आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट मिलेंगे। 1 साल वर्क एक्सपीरियंस जो स्किल्ड होना चाहिए, बाय द वे स्किल मतलब वही डेफिनेशन आ जाएगी, मीडियम वेज पे काम करना है, एंस को कोड के हिसाब से स्टडी के रिलेटेड होना चाहिए, 80 to 85% जो आपने स्टडी किया है वो इस जॉब में मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग की और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हो। पहले चलता था ऐसा, चलता था, लेकिन 80-85 का रेशियो 50 to 55 का चलता था। ओके। अभी वो बोल रहे हैं कि आपने 2 साल कुछ स्टडी की है, उसी के रिलेटेड 80% आप काम करना चाहिए, वरना फिर आप स्किल अपने आप को कैसे कह पाओगे कि मैंने भाई स्टडी कर ली वेल्डिंग की और अभी मैं लेट्स से कि मेडिकल प्रोफेशनल बैठा हूं। तो मेडिकल प्रोफेशनल का जो भी नॉलेज लिया हो तो अपने दिमाग से हमने निकाला, तो उसके लिए 80 to 85% होना है। नाउ अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हो तो 1 साल का 1 पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम हम 3 पॉइंट ले सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि भाई फिर हम 6 साल काम कर लेंगे तो 6 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको 50% पॉइंट यहां से लाने हैं, 50% पॉइंट ए बी या सी में से लाने हैं। तो पहला तो आप स्किप करके यहां नहीं आ सकते। पहले में हमने मास्टर डिग्री करके लेवल 9 करके 5 पॉइंट्स ले लिया, अभी 1 पॉइंट चाहिए। तो मेरे ब्रदर को वो जो जॉब कर रहा है उसकी जो कोई भी मेजर सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड उसको 1 साल जॉब करनी पड़ेगी। आज के हिसाब से मिनिमम $29.60 सैलरी मिलनी चाहिए और 1 साल काम करने के बाद वो 1 पॉइंट उसको मिल सकता है, तब जाके उसके 6 पॉइंट हो गए और वो रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करेगा। तो रेसिडेंसी के लिए वो जब एप्लीकेशन होगी तो वो डेफिनेटली सब देखेंगे कि लेवल 9 के 5 पॉइंट्स है और 1 पॉइंट इसका है। अभी गोइंग बैक कि चलो लेट्स से कि किसी ने बैचलर्स डिग्री किया है कि जो जिसके 3 पॉइंट मिल रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, वंस अगेन आप टेबल में देख लेना, थोड़ा कंफ्यूजन है कितने पॉइंट है, मैं भूल गया हूं टू बी ऑनेस्ट। लेट्स से कि 3 पॉइंट मिल रहे हैं बैचलर्स डिग्री के, तो आपको और 3 चाहिए, मतलब कि आपको सेम जो मैंने कंडीशन बताई जॉब की उसके 3 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके 6 पॉइंट हो गए और उसके बाद आप एलिजिबल होंगे रेसिडेंसी अप्लाई करने के लिए। ओके, मतलब दोनों कंबाइन करके फिर जो टोटल 6 तक पहुंचना है। हाँ, फॉर एग्जांपल पीएचडी वालों को उनके 6 पॉइंट एजुकेशन खत्म होते मिल जाएंगे, उनको जैसे ही जॉब मिल गई सीधा रेसिडेंसी अप्लाई कर देंगे। ओके, तो जो नई रेसिडेंसी है वो स्टूडेंट्स के लिए कितनी बेनिफिशियल है? स्टूडेंट्स के लिए नई रेसिडेंसी बेनिफिशियल है, बहुत है, अगर वो मास्टर्स डिग्री और पीएचडी करने आ रहे हैं। आई नो कि पीएचडी वाले आई थिंक 10% भी स्टूडेंट नहीं होंगे जो इंडिया से यहाँ पीएचडी करने आ रहे हैं। नॉट सेइंग कि वो कोई गलत बात है, वो डेफिनेटली दूसरे कंट्री से उसमें प्रीफर करेंगे लाइक अमेरिका। मेजोरिटी स्टूडेंट जो भी आएंगे वो मास्टर्स में आएंगे, क्योंकि बैचलर्स की एक तो फी भी ज्यादा होती है, अराउंड $80,000 to $90,000 आप पकड़ के न्यूजीलैंड डॉलर्स चलिए तो वो 45-47 लाख हो जाता है। मास्टर डिग्री 1 साल की भी न्यूजीलैंड में आती है। मेरा ब्रदर जो कर रहा है वो 1 ईयर और 8 मंथ्स की है, लेकिन अगर मेजोरिटी जो एमबीएस है वो 1 ईयर के होते हैं, उसकी फी अराउंड $40,000 होती है, 40 to 45,000 डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, लेकिन रेशियो ये चलता है। तो मेजोरिटी स्टूडेंट आएंगे मास्टर्स के लिए, अगर जिनको न्यूजीलैंड ही आना है वो मास्टर्स तो मास्टर्स के लिए आएंगे। उनके लिए ये बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे मास्टर्स किया है, इंडिया में बैचलर्स किया है, तो फील्ड रिलेटेड जॉब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा और 1 साल का एक्सपीरियंस
फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जहां से मैंने यहाँ लोगों को सेटल होते हुए देखा है, it is a easy if you are smart enough, if you are focused enough in your study, it is not a big deal to get 1 year's worth of work experience. तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जिसको बैचलर्स लेके आना है 3 साल की काइंड ऑफ शांति रख के बैठना पड़ेगा। और इस स्ट्रीम के तहत मैं पर्सनल, मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको ग्रीन लिस्ट टीयर 1 टीयर 2 के बारे में कुछ आइडिया नहीं है और सिर्फ इसी स्ट्रीम के भरोसे आप यहाँ पे आ रहे हो, तो बैचलर्स विल बी द मिनिमम। उसके नीचे आना, टू बी ऑनेस्ट, ये मोस्ट ऑफ द लॉयर्स बताते नहीं है क्योंकि उनमें उनका पर्पस सर्व नहीं होता। लेकिन मैं ये बात एक इनके चैनल के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूं कि अगर बैचलर्स के नीचे यहां आ रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये आपको कोई लॉयर नहीं बताएगा क्योंकि उनका जो पर्पस वो डिफरेंट होता है। हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे, लेकिन कोई अगर इतना पैसा इतना टाइम डाल के यहाँ पे आ रहा है तो उनको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि उनका फ्यूचर गोल क्या है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। अगर सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं फिर तो कोई इश्यू है ही तो नहीं। आप कुछ भी लेके आओ, फिर आप अपने कंट्री में वापस जाओगे, देन यू विल बी यूटिलाइजिंग द स्किल्स दैट यू गॉट हियर। बट यहाँ पे सेटल होना है तो बैचलर इज अ मिनिमम, आइडियल, दी बेस्ट। अगर मेरा ब्रदर 12वीं करके अभी ये मुझे बात बता रहा होता तो मैं उसको बोलता कि बैचलर्स इंडिया में कर और 1 साल का मास्टर करना पे यहाँ आ। दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप मास्टर ले सकते हो, आंख बंद करके आ जाओ। रीजन बीइंग, अगर जो मास्टर, ये दूसरा पॉइंट है लेकिन इसमें कंबाइन कर देता हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्यों ये बेनिफिशियल है। अगर आप मास्टर ले रहे हो तो आपके पार्टनर को फुल टाइम वर्क परमिट मिलेगी। ओपन वर्क परमिट जो 31 मई से पहले सभी पार्टनर्स को मिलती थी, जो अभी ऑलरेडी बंद हो चुकी है। लेकिन ये रूल पोस्ट स्टडी वर्क वीजा या फिर स्टूडेंट वीजा को इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपके पार्टनर फुल टाइम वर्क परमिट लेके आएंगे फ्रॉम इंडिया इफ यू स्पेंड मोर देन 3 months टुगेदर। उसमें आपकी जितनी स्टडी है उसमें तो वो डेफिनेटली फुल टाइम काम करेंगे। आपकी ओपन में भी उसको फुल टाइम 3 years का ओपन मिलेगा। जैसे कि मेरे भाई का केस में उसकी वाइफ को टोटल 4.5 साल का ओपन वर्क परमिट मिलेगा, 4 years and 8-9 months, और मेरे ब्रदर को 3 years का मिलेगा। तो मास्टर लेना एक ये भी बेनिफिशियल पॉइंट्स है। वो भी ये लाइन में ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू स्पाउस का वीजा कैसे रखते हैं और वो क्या क्या रूल्स है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो, 2 टॉपिक तो इस पॉडकास्ट की बातचीत के दौरान निकल के आया है कि एक तो ग्रीन लिस्ट, जो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे वरना फिर बहुत लंबा वीडियो एक अलग टॉपिक है पूरा जाएगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको सिर्फ रेसिडेंसी वाला वीडियो रखेंगे जो नया रूल्स इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पहले कौन सा पॉडकास्ट चाहिए, तो उस हिसाब से हम प्लान करें, क्योंकि ग्रीन लिस्ट वाला एक ऑप्शन है हमारे पास, वर्क परमिट वाला ऑप्शन है जो रिसेंटली चेंजेस हुए हैं उनके रिलेटेड। तो काइंड ऑफ तो ऐसा हो गया ना कि ये जो नए रूल्स अनाउंस हुए तो उसमें जो स्पाउस है, मतलब उनके जो पॉइंट्स गिनते थे वो भी कुछ गिनने ही नहीं है उनके, वो भी नहीं गिनने हैं। और उनको हालांकि आइल्स देना पड़ेगा जिसमें मिनिमम 5 बैंड्स लाना है, विच इज अ गुड थिंग। काफी लोगों के पार्टनर्स इतने हाईली एजुकेटेड नहीं है और घर के कामों में उनको इतना टाइम नहीं रहता कि वो इंग्लिश में इतने पावरफुल हो पाए, तो उनको सिर्फ 5 बैंड लाना है। मेन एप्लीकेंट को 6.5, जो अभी चेंज नहीं हुआ है। और जितना मुझे इमिग्रेशन में मालूम है अगले 2 सालों में उसमें कोई चेंजेस आने का कोई चांस नहीं है। तो पार्टनर के जो पॉइंट मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे अभी। और ऑकलैंड के बाहर जाते थे, मैं खुद गया था 30 पॉइंट एक्स्ट्रा लेने के लिए, जिसकी अभी जरूरत नहीं है। आपको ऑकलैंड के बाहर जॉब मिले तो मोर देन वेलकम, आप वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए जाना पड़ता था हम लोगों को, कि जैसे ही हम ऑकलैंड के बाहर निकले हमें 30 पॉइंट मिलते थे, जो 30 पॉइंट लेने के लिए हमें 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस लगता था। तो अभी वो भी करने की जरूरत नहीं है। ऑकलैंड में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आईटी में। वेलिंगटन में भी कभी कभी ऑकलैंड से ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है जस्ट फॉर आईटी पीपल। लेकिन अभी आपको फोर्सफुली आउट ऑफ ऑकलैंड जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके कोई पॉइंट नहीं मिलते और वो पूरा सेक्शन ही निकाल दिया गया है। तो ये सारी चीज है, क्योंकि अगर जो आप वीडियो देख रहे हो वो अभी स्टूडेंट हो या फिर आना चाहते हो, तो जो पुराने रूल्स है वो तो आपको भूल ही जाना है, क्योंकि जब तक आप आएंगे स्टडी कंप्लीट करेंगे, ये जो न्यू एसएमसी है वो कंप्लीटली अक्टूबर से हो रही है अप्लाई, तो आपको ये नए रूल्स पे ही फोकस करना है, जहां एक सेक्शन में से आपको पॉइंट्स क्लेम करने हैं प्लस आपको दूसरे सेक्शन में से पॉइंट क्लेम करना है, और दोनों मिला के जब आपके 6 पॉइंट होंगे तब आप एलिजिबल होंगे रेसिडेंसी अप्लाई करने के लिए। सही बात है या। तो आई थिंक कि जो मेरे क्वेश्चंस थे मेरे एंड से वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर लिए हैं।
तो अगर आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहे तो एडिशन कर सकते हैं। एडिशन तो मैं वही करना चाहूंगा, मोस्टली हमने कवर कर लिया है, लेकिन काफी लोगों को जब हम इंडिया में होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बस न्यूजीलैंड आ जाना होता है, फिर यहाँ आके काफी बार ऐसा होता है कि हम फिर एजेंट को ब्लेम करते हैं कि भाई हमें कुछ और बताया था, कुछ और निकला, ये कोर्स में हमने सॉफ्टवेयर की पढ़ाई की सोची थी, ये तो लेकिन सारा सर्वर डेवलपमेंट की आ रहा है या फिर नेटवर्क का आ रहा है। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट ये रहेगा कि किसी भी एजेंट या कोई इंडिया में जो कंसल्टेंट है, उनके पास जाने से पहले आप अपने, अगर एजुकेशन के बेस पे आ रहे हो तो आप अपने पूरा पर्सनल रिसर्च करके आइए। ये देखिए कि आप कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हैं, उसके कोर्स कंटेंट की वेबसाइट पे पढ़िए, उसका फीस स्ट्रक्चर देखिए और देखिए कि आप एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हो, उस चीज की न्यूजीलैंड में डिमांड है कि नहीं। अगर आपने ऐसा कोई कोर्स पढ़ लिया, वो कोर्स बहुत अच्छा है, आपने 6 चलो पीएचडी कर ली और 6 मार्क्स भी ले आए, 6 पॉइंट्स, लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है, उसकी कोई जॉब ही नहीं मिल रही, तो वो पीएचडी भी फिर आपको कोई काम नहीं होगा। प्लस एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जब मेरे भाई का एडमिशन हमने लिया था तब हमें पता तो थी, लेकिन हम एक्चुअली उसमें से पहली बार प्रैक्टिकली निकले। मोस्टली सारी कॉलेज, अगर आप अपने प्रीवियस एजुकेशन में अच्छे मार्क्स से पास हुए हो, कुछ ना कुछ तो उनके पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहता है। $500 से लेके $10,000 तक काफी प्रोग्राम में पूरी फीस भी गवर्नमेंट पे करती है, ऐसी स्कॉलरशिप है। हालांकि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अभी मेरे ब्रदर को 5,500, हाँ 5,500, जो इंडिया के ऑलमोस्ट ₹2.3 लाख हो गए, उसकी स्कॉलरशिप मिली थी, जस्ट बिकॉज कि उसने जो बैचलर डिग्री इंडिया में किया था उसमें मार्क्स उससे अच्छे थे। तो ये अपना ड्यू डिलिजेंस करके आइए, उसके बाद कंसल्टेंट को मिलिए। ऐसे कंसल्टेंट को मिलने की कोई जरूरत नहीं है कि वहां पे हम जाए, उसके बाद पूरी अपनी भविष्य की डोर उसके हाथ में दे दे कि भाई तू भी कोर्स ढूंढ ले, तू ही फ्री स्ट्रक्चर देख, तू ही मुझे बता कौन से सिटी में जाना चाहिए। वो सब रिसर्च हमें करने हैं, पैसे हमारे लग रहे हैं, भविष्य हमारा बनना है या बिगड़ना है आपके डिसीजन के हिसाब से। तो हमें कोई एजेंट के पास जाना है तो उस हिसाब से जाना है कि मुझे ये कॉलेज में जाना है, ये कोर्स में जाना है, उसमें मैंने सुना है, मैंने वेबसाइट पे देखा है कि ये फलानी वो स्कॉलरशिप मिल रही है, अभी आप क्या कर सकते हो, उसमें मेरा एडमिशन दिलवाओ, इसी कोर्स में दिलवाओ, और ये स्कॉलरशिप के रूल्स रेगुलेशन में मेरे को अगर हो सकता है तो स्कॉलरशिप दिलवाओ। इससे दो चीज होती है, इंडिया से ही हमारा माइंडसेट रिसर्च करने का नहीं होता, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमें रिसर्च करना सिखाया नहीं जाता। हम क्या करते हैं, मेरा दोस्त वहां है, उसने बोला है कि ये कॉलेज अच्छी है, मेरा दोस्त बोला, मेरे 6 दोस्त उस कॉलेज में, तो हम सोचते हैं कि इंडिया की कॉलेज की तरह यहाँ पे भी मजा आएगा, साथ में कॉलेज है, लेकिन यहाँ क्लासेस बंक होके कैंटीन में बैठने का सिस्टम नहीं होता। तो हमें वो देख के आना है कि हमें क्या करना है और उससे हमें बेनिफिट क्या होगा अपनी रेसिडेंसी जर्नी में। उसके बाद हमें टेक्निकली एजेंट को हमें बताना है कि हमें कौन सा कोर्स में जाना, ना कि एजेंट हमें बताए कि इस कोर्स में जाओ, उसमें आपको बेनिफिट है। होता है ऐसा नहीं कि एजेंट हमें रिकमेंडेशन अच्छी दे सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेशन अच्छी है कि नहीं, उसको जज करने की जो भी हमारा माइंडसेट है वो हमें पहले से क्लियर करना है कि ये जो बता रहा है वो मेरे को बेनिफिट होगा कि नहीं। वो तो है। या दैट्स ऑल आई कैन ऐड फॉर दिस न्यू एसएमसी। तो आई होप कि सारे जो क्वेश्चंस थे आपके माइंड में, जो मेरे माइंड में भी क्वेश्चन थे, वो इस पॉडकास्ट में हमने कवर कर लिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर छूट गया है हमसे और आपके माइंड में है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो रैप अप करते हैं। यप, लेट्स रैप अप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसे वीडियो में, ऐसे ही पॉडकास्ट में। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप किसी को जानते हैं जो न्यूजीलैंड आ रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।